मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारे पाठ मिठाई वाला के अभ्यास के प्रश्नोत्तर। पिछले वीडियो में हम पूरा पाठ पढ़ चुके हैं, अच्छे से पाठ को समझ चुके हैं। आइए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। मिठाई वाला कहानी से हमारा पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। जब हमने पाठ को पढ़ा तो हमने देखा मिठाई वाला कभी खिलौने बेचता है, कभी मुरली बेचता है और कभी कभी छोटी छोटी मीठी मीठी गोलियां बेचता है। हर बार जब मिठाई वाला आता है तो अलग ही सामान लेकर आता है। आपको क्या लगता है, अलग अलग सामान क्यों बेचता है और वह महीनों बाद ही क्यों आता है? मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता है ताकि बच्चे और लोग उसके सामान के प्रति आकर्षित होकर उसको खरीद सकें। अगर मिठाई वाला एक ही तरह का सामान बेचेगा तो लोग बार बार उससे खरीदना नहीं चाहेंगे। एक ही सामान को बार बार खरीदने की बच्चों में रुचि नहीं होती है। बच्चों को उनके माँ बाप भी समझा देते हैं, अभी कुछ दिनों पहले तो आपने मिठाइयाँ ली थी, अब दोबारा से ही मिठाई बेचने आ गया। लेकिन दूसरी बार जब मिठाई वाला मुरली लेकर आता है तो वो सामान उनके लिए नया होता है और बच्चे और बच्चों के माँ बाप उसको खरीदने के लिए आकर्षित हो जाते हैं। और एक ही प्रकार के सामान को माता पिता बच्चों को दिलाते नहीं है। इसी कारण से बच्चे रोते हैं, नाराज हो जाते हैं और मिठाई वाला नहीं चाहता कोई भी बच्चा नाराज हो और रोने लग जाए। वह महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि उसका अपना कोई दूसरा व्यापार भी था। वह बच्चों के लिए नई नई वस्तुएं बनवाकर बेचता था। नई वस्तुओं के बनने में समय तो लगता ही था। आपने देखा होगा पाठ में वह मुरली बेचने आता है तो वह बहुत सारी पहले मुरली बनवाता है। उसके महीनों बाद आने का दूसरा कारण है कि वह लाभ कमाने के लिए काम नहीं करता। वह तो बस अपने आप को बच्चों के आसपास देखना चाहता है क्योंकि उसके जीवन में एक दुर्घटना घटी है जिसके कारण उसकी पत्नी और उनके बच्चे अब उनके साथ नहीं हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। इसी कारण से वो बच्चों को नए नए सामान सस्ते दामों पर बेचता है ताकि बच्चों को देख सके और उनके प्यार को महसूस कर सके। उसको लगता है कि इन्हीं बच्चों के रूप में कहीं ना कहीं उसके अपने दोनों बच्चे मिल जाएंगे। उसको उनके आसपास होने का उसको एहसास होता है। इसीलिए वो काफ़ी महीनों बाद जब उसका मन काफ़ी अपने बच्चों को मिलने के लिए करता है तो उनकी यादों में खोया खोया वो अलग अलग सामान लेकर बच्चों को बेचने के लिए आ जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिसकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही उसके पास आते थे। उसकी आवाज़ इतनी मधुर और मीठी थी कि बड़े लोग भी उनके बारे में जानना चाहते थे। जैसे कि चुन्नू मुन्नू की माँ बार बार उसके आवाज़ लगाने पर उसका ध्यान उसकी तरफ चला जाता था। मुरली वाले के बारे में सोचती थी कि इसकी आवाज़ कितनी मीठी है और ये बार बार क्यों बेचने आता है, इतने सस्ते सामान क्यों देकर जाता है। इसलिए बच्चों के साथ साथ बड़े लोग भी उसकी मधुर आवाज़ को सुनकर उसकी तरफ जरूर आकर्षित हो जाते थे। मुरली वाले में निम्नलिखित गुण थे। वह अत्यंत मधुर और मादक स्वर में गाकर अपना सामान बेचा करता था। जब भी वो अपना सामान लेकर आता था तो बड़ी ही मीठी आवाज़ में वो गाता था और मीठी आवाज़ को सुनकर बच्चों के साथ साथ बड़े लोग भी आकर्षित हो जाते थे। वह अत्यंत विनम्र और मृदुभाषी था, बहुत ही अच्छे स्वभाव का था, बच्चों पर गुस्सा नहीं करता था और पैसे न होने पर उनकी पसंद की वस्तुएं दे भी दिया करता था। साथ में अपना सामान बहुत ही सस्ते दामों पर देता था। वह स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ या आकर्षक खिलौने बेचा करता था। कभी वो मीठी मीठी गोलियां लेकर आता था बच्चों के लिए, कभी वो खिलौने लेकर आता था और कभी वो मुरली लेकर आता था। वह हर बार नई नई वस्तुएं लेकर आता था ताकि बच्चों की रुचि बनी रहे और बच्चे उससे नया नया सामान खरीदने के लिए आते रहें। अगला हमारा प्रश्न है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। ग्राहक कौन होता है? जो सामान खरीदता है। और विक्रेता कौन होता है? जो सामान बेचता है। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? जब हमने पाठ पढ़ा था तो जो विजय बाबू हैं वो थोड़ा सा उलझ जाते हैं मुरली वाले के साथ। जब मुरली वाला विजय बाबू से कहता है कि 2 पैसे में मैं आपको दे देता हूँ तो इस बात पर विजय बाबू नाराज हो जाते हैं और वो कहते हैं, एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो, बाकी लोगों को भी तो 2-2 पैसे में ही देते हो और मुझ पर ऐसे एहसान जता रहे हो जैसे सिर्फ मुझे ही 2 पैसे में दे रहे हो। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं वही हमें इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। विजय बाबू कहते हैं, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो।
मुरली वाला कहता है, आपको क्या पता बाबूजी, इनकी असली लागत क्या है। लागत यानी कीमत, कि कितने रुपए में मैंने ये मुरली ली है, आपको तो इसके बारे में नहीं पता है। ये तो ग्राहक का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। कि सभी ग्राहक ऐसा ही सोचते हैं कि दुकानदार सस्ते में भी सामान देता है तो भी वो उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। आप भला काहे को विश्वास करेंगे। लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है और 2 पैसे में मैंने इसे खरीदा है और 2 ही पैसे में मैं आपको दे रहा हूँ, यानी कि मुझे कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है आपको बेचने में। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरलियाँ नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी हैं। और इस तरह से विजय बाबू अपनी बात कहते हैं, मुरली वाला अपनी बात कहता है। हमारा अगला प्रश्न है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों में क्या प्रतिक्रिया होती थी। जैसे ही खिलौने वाला आता था अपना सामान बेचने के लिए तो बच्चे क्या क्या करने लग जाते थे। पाठ में जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था बच्चे अपनी सुध-बुध खोकर पार्क में खेल रहे हैं तो दौड़ते हुए चले जाते थे, अपने घरों से पैसे लेकर चले जाते थे मुरली वाले के पास सामान लेने के लिए। तो वही सारी बातें आपने इस प्रश्न के उत्तर में लिखनी है। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की ये प्रतिक्रियाएं होती थी। बच्चों में हलचल मच जाती थी, वे अपने खेल को छोड़कर घरों से, गलियों से, बगीचों से बाहर आ जाते थे। वे हाँफते भागते जल्दी से जल्दी खिलौने वाले के पास पहुंच जाते थे। अपने माता पिता से किसी न किसी तरह से पैसे ले लेते थे ताकि वो सामान खरीद सके। उनकी मादक आवाज़ उन्हें बेकाबू बना देती थी। मादक यानी मन को मोहने वाली बहुत ही मधुर आवाज़ में जब खिलौने वाला आवाज़ लगाता था तो बच्चे बेकाबू हो जाते थे। उसके पास आने की जल्दी में उन्हें अपनी गिरती टोपी, पार्क में छूट जाते जूते और कपड़ों का भी ध्यान नहीं रहता था। जब बच्चे दौड़ कर आते थे तो किसी की टोपी गिर जाती थी, किसी का जूता पार्क में ही छूट जाता था और किसी को अपने कपड़ों का भी ध्यान नहीं रहता था। वे इतने खुश हो जाते थे खिलौने वाले के नाम से ही, खिलौने वाले की आवाज़ को सुनकर, और दौड़ कर उसके पास चले आते थे। तो ये सारी प्रतिक्रियाएं खिलौने वाले के आने पर बच्चे करते थे। हमारा अगला प्रश्न है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया। स्मरण होना यानी याद आना। रोहिणी ने जब मुरली वाले की आवाज़ सुनी तो उसको कुछ जानी पहचानी आवाज़ लगी, क्योंकि मुरली वाला बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला की तरह ही आवाज़ लगा रहा। रोहिणी को याद आता है कि मुरली वाला ऐसे ही आवाज़ लगा रहा है, इतनी मधुर स्वर में गा रहा है जैसे खिलौने वाला गाता था, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। और मुरली वाला भी कुछ इसी तरीके से गा रहा था मीठी आवाज़ में, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। इस तरह से रोहिणी ने अंदाज़ा लगा लिया कि दोनों एक ही व्यक्ति हैं। मुरली वाले का स्वर भी खिलौने वाले की तरह बहुत ही मधुर था, बहुत ही मीठी आवाज़ में गा रहा था। उसे मुरली वाले की आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी। जैसे ही उसने मुरली वाले की आवाज़ को सुना तो उसको लगा ये आवाज़ उसने पहले भी कहीं सुनी है। लोग मुरली वाले को मुरली बजाकर बेचने की कला की चर्चा आपस में किया करते थे कि किस तरह से मुरली वाला इतनी अच्छी मुरली बजाता है कि वो तो उस्ताद है। इन सभी बातों से रोहिणी को याद आया कि ये तो बिल्कुल खिलौने वाले जैसा है। प्यारे बच्चों, आइए प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया। जब मिठाई वाले से रोहिणी और उसकी सासू माँ बात करती हैं तो बड़ा भावुक हो जाता है। और क्यों भावुक हो जाता है, साथ में उसने ये जो काम है मुरली बेचने का, खिलौने बेचने का, मिठाई बेचने का, वो उसने क्यों अपनाया। ये सारी बातें आपने इसके उत्तर में लिखनी है। दादी और रोहिणी जब उसको अपने घर में बुला लेती हैं और उससे बात करती हैं तो रोहिणी जानना चाहती है कि उसके अतीत में क्या हुआ है। दादी की बातें सुनकर मिठाई वाले को अपनी आप बीती याद आ जाती है, जब वह नगर का सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी हुआ करता था। उसकी सुंदर सी पत्नी और 2 सुंदर छोटे छोटे बच्चे थे। समय की गति के साथ वे सब अभी नहीं रहे, इसलिए वह भावुक हो गया। अभी नहीं रहे यानी कि उनकी मौत हो गई है किसी कारणवश से। पाठ में हमें नहीं बताया गया कि किस कारण से उनकी मौत हो गई है। इन्हीं सभी बातों को याद करते करते, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के बारे में याद करते करते मिठाई वाला भावुक हो जाता है। साथ ही उसने इन व्यवसायों को अपनाने के बारे में ये कारण भी बताए। मेरे दोनों बच्चे भी जाएंगे कहाँ, वे सब अंत में यही कहीं होंगे, उन्हीं को खोजने निकला हूँ। अब उनके दोनों बच्चे नहीं रहे उसके साथ, उनकी मौत हो गई है, इसलिए वो यहाँ पर बार बार आता है, सामान बेचने के लिए आता है, क्योंकि उसको लगता है मेरे जो खुद के 2 बच्चे हैं जो अभी मेरे पास नहीं है वो कहाँ जाएंगे। इन्हीं बच्चों में उनकी छवि ढूंढने की कोशिश करता है।
इन बच्चों को हंसते खेलते उछलते कूदते देखकर लगता है कि इन्हीं में मेरे भी बच्चे होंगे, इसलिए वो इन बच्चों के पास बार बार सामान बेचने आता है। बच्चों के दुख में घुल घुल कर मरने से अच्छा है इन बच्चों के साथ सुख और संतोष से मरना। अगर वो अपने घर में रहता है, बार बार अपनी पत्नी और बच्चों को याद करके दुखी रहता है, इससे अच्छा है कि मैं इन बच्चों के साथ हंसता खेलता मुस्कुराता रहूं, ताकि इन बच्चों में मैं अपने बच्चों की छवि देखता रहूं। इन बच्चों में मुझे अपने बच्चों की भी झलक दिखाई देती है। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, जो कमी है वह इस तरह मिल जाती है। यानी कि खिलौने वाला पैसे कमाने के लिए सारे काम नहीं करता, बल्कि अपने बच्चों की छवि को इन बच्चों में ढूंढने की कोशिश करता है। इसीलिए वो खिलौने, मिठाइयाँ, मुरलियाँ जब इन बच्चों को देता है तो उसको लगता है वो अपने ही बच्चों को ये सामान दे रहा है और बच्चों में उसको खुशी मिलती है। इसी कारण से वे कभी मुरली बेचने आता है, कभी खिलौने बेचने आता है, कभी छोटी छोटी मीठी गोलियां बेचने आता है, ताकि छोटे छोटे बच्चों के साथ रहकर अपने बच्चों की यादों को भुला सके और अपने बच्चों की छवि को इन बच्चों में देख सके। अगला हमारा प्रश्न है, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? प्यारे बच्चों, कहानी में हमने देखा जब दादी और रोहिणी मिठाई वाले से इस तरह की बातें कर रही है और मिठाई वाला अपने जीवन की बातें रोहिणी और दादी को बताता है, तो बीच में ही चुन्नू मुन्नू आ जाते हैं और चुन्नू मुन्नू को देखकर वो कहता है उनसे, अब इस बार पैसे नहीं लूंगा, कि इस बार जो मीठी मीठी गोलियां मैं चुन्नू और मुन्नू को दे रहा हूँ वो फ्री में दे के जा रहा हूँ, क्योंकि उसके पैसे नहीं लूंगा। ऐसा क्यों कहा मिठाई वाले ने? आपको क्या लगता है? ऐसा मिठाई वाले ने इसलिए कहा होगा क्योंकि चुन्नू और मुन्नू उसके बच्चों की उम्र के बच्चे थे, बिल्कुल उसके बच्चों की तरह उसको दिखाई देते थे। तो उसको लगता था चुन्नू मुन्नू को अगर मैं मीठी गोलियां दे रहा हूँ तो वह मैं अपने ही बच्चों को दे रहा हूँ। चुन्नू और मुन्नू में मिठाई वाला अपने ही बच्चों की छवि देख रहा था, इसीलिए उसने कहानी के अंत में कहा, अब इस बार पैसे न लूंगा। दादी के पूछने पर मिठाई वाला बहुत भावुक हो गया था। उसे अपने छोटे छोटे दोनों बच्चों की याद आ रही थी। उसे लगा होगा कि जिस भाव से ये दोनों बच्चे मिठाइयाँ मांग रहे हैं उसी तरह मेरे बच्चे भी मुझसे मिठाइयाँ मांगते। उसने समझ लिया होगा कि वह ये मिठाइयाँ चुन्नू मुन्नू को नहीं बल्कि अपने दोनों बच्चों को ही दे रहा है, और बिना पैसे लिए चुन्नू मुन्नू को मिठाई देना मिठाई वाले के लिए बहुत ही खुशी का कारण रहा होगा। इसीलिए उसने पाठ के अंत में कहा, अब इस बार पैसे न लूंगा। अगला हमारा प्रश्न है, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज की औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों करती हैं? आपकी राय में क्या ये सही है? प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि रोहिणी चिक के पीछे से यानी पर्दे के पीछे से बात करती है। क्या आजकल भी ऐसा समाज में होता है? क्या आजकल की औरतें भी पर्दे के पीछे से बात करती हैं? आप इसका पता लगाने के लिए अपने घर में अपनी बुजुर्ग दादी, नानी और आसपास की औरतों से बातें कर सकते हैं और वहां से आप पता लगा सकते हैं। इसके उत्तर में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, हाँ, आज भी कुछ औरतें पर्दे के पीछे से बात करती हैं। कुछ बुजुर्ग औरतें, गाँव में रहने वाली औरतें और किसी किसी जगह पर आज भी पर्दा प्रथा है। वहां पर औरतों को बिना पर्दे के बाहर जाने की इजाजत नहीं होती है और ना ही किसी अजनबी के साथ बात करने की इजाजत होती है। ऐसा वे इसलिए करती हैं क्योंकि उनको ऐसी परंपराएं बना दी गई हैं उनके लिए समाज में। मेरी राय में इस तरह से बात करना सही नहीं है, क्योंकि जब हम इस तरह से किसी से बात करते हैं, मुंह छुपाकर या पर्दे के पीछे बात करते हैं, तो इसका कोई भी हमें तर्क समझ में नहीं आता है। आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? आप अपने उत्तर को उस हिसाब से भी लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, पर्दा प्रथा हमारे समाज के लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि औरतें भी समाज में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है जितना कि पुरुष रखते हैं। आजकल काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन समाज का कुछ हिस्सा आज भी ऐसा है, कुछ गांव आज भी ऐसे हैं जहां पर औरतों को पर्दे में रखा जाता है, उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती। ये तो गलत प्रथा है, इसको हमें बदलना चाहिए। समाज के कुछ हिस्से आज भी ऐसे हैं जहां पर औरतों को पर्दे में रहना पड़ता है। उनको अपनी बात कहने के लिए पर्दे के अंदर से ही बात कहनी पड़ती है। उनको किसी अजनबी या बाहर के व्यक्ति से बात करने की इजाज़त नहीं होती है। प्यारे बच्चों, पर्दा प्रथा पर आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी चर्चा कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ भी चर्चा कर सकते हैं। कुछ प्रश्न हमारे कहानी से आगे भी हैं, आइए इनको भी देखते हैं। मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा? सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। प्यारे बच्चों, आपने सोचना है कि मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि कहानी में ऐसा स्पष्ट हमें नहीं बताया गया है कि उसके परिवार के साथ क्या क्या होता है।
मिठाई वाले के परिवार के साथ कौन सी दुर्घटना हो सकती है, इसके बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं और इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। और साथ में मिठाई वाले की तरह से कोई अपनी कहानी भी बना सकते हैं, जैसे कपड़े बेचने वाले के बारे में आप बना सकते हैं, सब्जी बेचने वाले के बारे में बना सकते हैं, कुछ ऐसी ही कहानी जैसी मिठाई वाले जैसी कहानी है। तो आप अपनी कल्पना से इसके बारे में सोचिए और इसका उत्तर खुद बनाकर लिखने की कोशिश कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है आप बहुत अच्छा उत्तर बनाकर लिखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है। आप किसी मेले में गए हैं, किसी शादी में गए हैं, किसी आयोजन में गए हैं, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें आकर्षित करती हैं, इसके बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं। उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होता है, उन चेहरों के बारे में लिखिए। अगर आप किसी मेले में जाते हैं और मेले में बहुत सारी दुकानें देखते हैं, बहुत सारे खिलौने सामान देखते हैं, तो वो कौन कौन लोग बना सकते हैं उसके बारे में आप सोचिए। आप किसी शादी में जाते हैं, किसी आयोजन में जाते हैं, तो वहाँ पर किस तरह की तैयारियाँ होती हैं और उन तैयारियों को कौन कौन से लोग करते हैं, इन सभी के बारे में आपने अपने प्रश्न के उत्तर में लिखना है। हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में खिलौने, मिठाइयाँ, कपड़ों की दुकान पर सजी चीज़ें हम सबको आकर्षित करती हैं। इसको सजाने बनाने में बहुत सारे कारीगर, बहुत सारे मजदूरों का हाथ होता है, जो दिन रात मेहनत करते हैं और इनको सजाते हैं और संवारते हैं। लगातार मेहनत करने से, परिश्रम करने से जो कारीगर होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, वो इतने सुंदर तो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई वस्तुएं बड़ी सुंदर होती हैं, जो अपना ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इनके हाथों और इनकी कला का जादू हम देख सकते हैं। बच्चे, बूढ़े, सभी लोगों के मन को मोह लेने वाली वस्तुएं बनाते हैं। इनका चेहरा भले ही खूबसूरत ना हो, पर इनकी बनाई हुई वस्तुएं इतनी सुंदर होती हैं कि हर किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, जब हम किसी मजदूर को देखते हैं, किसी कारीगर को देखते हैं, तो उसकी सुंदरता को या उसके चेहरे को नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसकी मेहनत को देखना चाहिए। कितनी मेहनत करके वो हमारे लिए कितनी अच्छी अच्छी वस्तुएं बनाता है। क्योंकि सच्ची खूबसूरती सिर्फ चेहरे में नहीं होती, बल्कि व्यक्ति के मन में, व्यक्ति के काम में होती है। इसीलिए हमें किसी को खूबसूरत इस आधार पर नहीं कहना चाहिए कि वो कैसा दिखाई देता है, बल्कि उसकी मेहनत को, उसके काम को खूबसूरत मानना चाहिए, उसके मन को खूबसूरत मानना चाहिए। कहानी से आगे में हमारा अगला प्रश्न है, इस कहानी में मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख कम करता है। इस मिजाज की और कहानियाँ, कविताएं ढूंढिए और पढ़िए। इसके लिए आप लाइब्रेरी का सहारा ले सकते हैं। पुस्तकालय में जाकर आप अनेक पुस्तकें ले सकते हैं और इससे मिलते जुलती किताबें आप पढ़ सकते हैं। साथ में आप अखबार में पढ़ सकते हैं, किसी भी मैगजीन को आप पढ़ सकते हैं। तो ये काम आप स्वयं करेंगे। आगे हमारे अनुमान और कल्पना से प्रश्न है, आइए इनको भी देखते हैं। आपकी गलियों में कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे। आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं? अगली बार जब आपकी गली में कोई फेरी वाला आए तो उससे बातचीत कर जानने की कोशिश कीजिए। प्यारे बच्चों, आपके घर के आसपास बहुत सारे सब्जी वाले आते हैं, खिलौने वाले आते हैं, तरह तरह का सामान बेचने वाले आते हैं, जो फेरी लगाते हैं, आवाज़ें लगाते हैं, जैसा कि हमारी कहानी मिठाई वाले में आवाज़ें लगाता है मिठाई वाला। और इस तरह से एक दो ऐसे लोग होते हैं जो बार बार आते हैं, जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानने भी लग जाते हैं। तो आपके घर के आसपास ऐसा कोई फेरी वाला आता है तो उसके बारे में आप सोचिए और उसके बारे में आप लिखिए। अगला हमारा प्रश्न है, आपके माता पिता के जमाने से लेकर अब तक फेरी की आवाज़ों में कैसा बदलाव आया है? बड़ों से पूछकर लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर भी आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करके लिख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं? कारण लिखिए। इसके बारे में आप सोच सकते हैं कि धीरे धीरे फेरी वालों की संख्या कम हो गई है। क्यों कम हो गई है? क्योंकि रहने सहने का जो तरीका है वो बदल गया है। आजकल सामान खरीदने के लिए हम बड़ी बड़ी दुकानों में जाते हैं, जगह जगह पर मॉल खुल गए हैं, शॉपिंग सेंटर खुल गए हैं। आजकल हम ऑनलाइन डिलीवरी भी करवा सकते हैं, जिससे कि बार बार सामान घर पर बैठे बैठे हम मंगा सकते हैं। एक ही छत के नीचे हम बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में। इसीलिए फेरी वालों से लोग कम सामान खरीदते हैं। ऐसी जगहों की चकाचौंध लोगों को अपनी तरफ आकर्षित भी करती है। जब आप किसी मॉल में जाते हैं तो एक ही मॉल में आप सारा सामान एक ही जगह पर खरीद सकते हैं। फेरी वालों के सामान की गुणवत्ता को लोग अच्छा नहीं मानते कि गली गली में लोग आते हैं, पता नहीं कैसा सामान लेकर आते हैं। अगर कोई फेरी वाले का सामान खराब निकल जाता है तो फिर उसका बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है कि कब वो दोबारा से आएगा, उसके सामान की शिकायत करेंगे। सामान खरीदने के बहाने ही लोग घरों के बाहर घूमना फिरना पसंद करते हैं, इसीलिए लोग बाहर से सामान भी ले आते हैं और घूम फिर कर भी आ जाते हैं।
साथ में बहुत सारे ऐसे विज्ञापन आजकल मार्केट में आ गए हैं जिसको देखकर हम आकर्षित हो जाते हैं और बड़ी बड़ी दुकानों की तरफ भागते हैं। इसीलिए फेरी वालों की आवाज़ें आजकल कम आती हैं। पहले ज़्यादातर लोग फेरी वालों से ही सामान खरीदते थे। प्यारे बच्चों, आपके मन में कोई और नया विचार है तो वो भी आप अपने प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं भाषा की बात। भाषा की बात में भी हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। भाषा की बात से हमारा पहला प्रश्न है मिठाई वाला, बोलने वाली गुड़िया। ये 2 शब्द हमें दिए गए हैं। ऊपर वाला का प्रयोग है। अब बताइए कि वाला से पहले आने वाले शब्द संज्ञा हैं, सर्वनाम है, विशेषण है, आदि में से क्या है। जैसे मिठाई वाला है तो वाला से पहले क्या लगा है, मिठाई। तो मिठाई को आप क्या कहेंगे, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण कहेंगे। इसके बारे में सोचिए। ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है। वाला शब्द लगाने से या वाली शब्द लगाने से इन शब्दों में क्या प्रयोग हुआ है। क भाग के उत्तर में हम लिख सकते हैं मिठाई जो शब्द है, जो वाला शब्द से पहले प्रयोग किया गया है वो हमारा संज्ञा है। मिठाई शब्द हमारा क्या है, संज्ञा शब्द है। और बोलने वाली गुड़िया, तो बोलने वाली गुड़िया, तो बोलने वाली यहाँ पर क्या है, विशेषण शब्द है, क्योंकि बोलने वाली, बोलना क्या है यहाँ पर विशेषता है। ख भाग में आपसे पूछा गया है ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है। इनका प्रयोग हमने कर्ता बनाने के लिए किया है। मिठाई के साथ वाला लगा दिया तो मिठाई को बेचने वाला हो गया, यानी वो कर्ता हो गया, काम को करने वाला हो गया। बोलने वाली गुड़िया, बोलने वाली यानी कि गुड़िया जो है वो बोलती है और गुड़िया क्या है, कर्ता है, काम को करने वाली है, बोल रही है वो। तो इस तरह से इन शब्दों की सहायता से हमने यहाँ पर कर्ता बना दिया है। कर्ता यानी जो काम को करने वाला होता है हमारे वाक्य में। हमारा दूसरा प्रश्न है अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। उपयुक्त वाक्य में ठो के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग संख्यावाची शब्द के साथ होता है। जैसे भोजपुरी में 1 ठो लड़का, 4 ठे आलू, 3 ठे बटुली। अगर आप भोजपुरी जानते हैं, बिहारी भाषा जानते हैं तो इसके बारे में आप जानते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग भारत की कई अन्य भाषाओं, बोलियों में भी होता है। कक्षा में पता कीजिए कि किस किस की भाषा बोली में ऐसा है। इस पर सामूहिक बातचीत कीजिए। बिहार के मिथिला क्षेत्र में जहाँ मैथिली बोली जाती है, अगर आप मैथिली भाषा को जानते हैं, वहाँ पर ठो और ठे के स्थान पर टा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि 1 ठो कलम, 1 ठो कलम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 टा कलम। 5 ठो कापी, 5 टा कापी। अन्य भाषाओं में अगर आप जानते हैं तो आप इसके उत्तर में वो भी लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, अलग अलग भाषा में, अलग अलग बोलियों में हम अलग अलग तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जितनी ज़्यादा भाषाएं हम जानेंगे उतने ही नए नए शब्दों के बारे में हम जान सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारी खुद की भाषा के नहीं हो सकते हैं लेकिन दूसरी भाषा के हैं, तो इनके बारे में हम जान सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। भाषा के ये प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने में नहीं आते हैं। आप ये बातें कैसे कहेंगे? अगर इन वाक्यों को आपको कहने के लिए बोला जाता है तो आप इनका कैसे प्रयोग करेंगे? जैसे आप हिंदी भाषा बोलते हैं उसी प्रकार से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि ऐसा लगता है वे भी पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्यों भाई, ये मुरली कितने में बेच रहे हो? दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, उसे रोककर कमरे में बिठाओ। इस तरह से हम इन वाक्यों में बदलाव कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने मिठाई वाला पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर पर विस्तार से चर्चा की है। आशा करती हूँ आपको प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे और आप इनसे भी अच्छे उत्तर खुद से बनाकर लिखेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। वीडियो आपको कैसा लगा बताना ना भूलिएगा। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।